हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाला है यूडीएफ के अंदर दो बचे हुए टॉपिक्स जिसका नाम था इनलाइन कीवर्ड एंड रिकर्जन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा यूडीएफ के टाइप्स कितने होते हैं, वो किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है विथ फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे रिकर्जन की। ठीक है, तो सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस के अंदर हमारी वही एक एम्प्टी फाइल hello.cpp वो मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिखूंगा सबसे पहले मीनिंग रिकर्जन का। रिकर्जन यानी कि क्या, मे भी आपने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा हुआ होगा। रिकर्जन यानी कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिकर्जन। जो भी आप अपना कस्टम या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हो, ठीक है, वो अपने आप को कॉल करता रहता है जब तक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा फैक्टोरियल नंबर को फाइंड करने से। फैक्टोरियल नंबर आप दो तरीकों से फाइंड कर सकते थे। एक होती थी आपकी ट्रेडिशनल फॉर लूप की मदद से, ठीक है, दूसरा आपका होता था रिकर्जन की मदद से। ओके, तो रिकर्जन के लिए सबसे पहले तो मैं एक यूडीएफ क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं यूजर से थ्रू एक नंबर अचीव करूंगा, रिट्राइव करूंगा कि जिसका वो फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना चाहता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सी आउट करूंगा, यूजर को बोलूंगा एंटर एनी नंबर। ठीक है, उसके बाद यूजर से थ्रू मैं एक नंबर रिट्राई करूंगा जिसको मैं स्टोर करूंगा एन के अंदर। तो सबसे पहले मुझे एन जो है वो डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, इस तरह से अब यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एन के अंदर आ जाएगा, उसका मुझे फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल। अब जिन लोगों को नहीं मालूम फैक्टोरियल चीज क्या होती है, फैक्टोरियल यानी कि सपोज मेरे पास एक नंबर 5, अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकालने की ट्राई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा। जो भी आपका मेन नंबर है ना 5, उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, 1 बाय 1 उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ, लेकिन कहाँ तक करते जाओगे, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो होगा आपका फैक्टोरियल नंबर, किसका, 5 का। तो चलिए 5 इंटू 4 होता है 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। ठीक है, 120 इंटू 1 तो वही आएगा हमारा 120। तो अगर यूजर यहाँ पर इनपुट करेगा n की वैल्यू 5, तो हमें आउटपुट के अंदर क्या मिलना चाहिए, 120 मिलना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलता है फैक्टोरियल। जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, कहाँ तक, डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 का फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना चाहते हो तो 4 को आपको डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाना है, कहाँ तक, 1 तक। तो अब देखिए 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 तो अगेन क्या आ गया 24। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल का आंसर आपका क्या आएगा, 24 आएगा। इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल नंबर, राइट। अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अगर आप एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो एक ही आएगा, राइट। अगर आप 0 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर वो तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि 0 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन मैथ्स के रूल के मुताबिक 0 फैक्टोरियल का आउटपुट भी 1 ही आता है। ठीक है, मैंने क्या बोला था प्रीवियसली, रिमाइंड कीजिए, कोई भी नंबर हो उसको आपको डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। लेकिन 0 का डिक्रीमेंट क्या आएगा, -1 आएगा ना। ठीक है, लेकिन हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या था, 1 था। डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर चलते जाओ, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, लेकिन 0 से माइनस के अंदर आपको +1 नहीं मिलेगा, इसलिए मैथ्स के रूल के मुताबिक 0 फैक्टोरियल का आउटपुट भी 1 ही आएगा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 0 से बिलो कोई भी नंबर आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल -4, तो उसका आउटपुट भी +1 ही आएगा। यह मैथमेटिक्स का रूल है, ध्यान दीजिएगा। +1, 0 या फिर 0 से बिलो कोई भी नंबर, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा हो माइनस के अंदर, उन सभी का फैक्टोरियल नंबर क्या आएगा, आंसर में 1 आएगा। ठीक है, ये मैथ्स का रूल है जो कि हमें फॉलो करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर्स थ्रू एक नंबर हमने अचीव किया, उसको फॉर एग्जाम्पल मैं एक फैक्टोरियल करके एक यूडीएफ बना रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ फैक्ट ऑफ n, इस तरह से। अब इस यूडीएफ का काम क्या होगा, हमें फैक्टोरियल नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें यूडीएफ को क्या करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, अब आपके पास दो चॉइस है, दो लोकेशन है, या तो मेन के ऊपर बना सकते हो या फिर मेन के नीचे बना सकते हो। ठीक है, जैसा कि हमने लेटेस्ट चीज सीखी फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, तो फिलहाल मैं उसी का यूज करूंगा और मैं यूडीएफ को बनाऊंगा फंक्शन के नीचे इस तरह से। ओके, अब देखिए आपने फैक्ट को कॉल करते वक्त एक नंबर यूजर के थ्रू लिया और उसको पास कर दिया। तो आपने यहाँ पर कॉल करते टाइम पास किया था, तो डेफिनेशन बनाते वक्त उसको क्या करोगे, कैच करोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कैच करूंगा नम के अंदर। अब n की जो वैल्यू थी वो आपने कैच कर ली नम के अंदर, तो नम का डेटा टाइप क्या रहेगा, जो ऊपर n का डेटा टाइप था वही, राइट, यानी कि इंटीजर इस तरह से। तो ऊपर से हमने n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 इंसर्ट की थी। ठीक है, सीन की मदद से वो आपने 5 यहाँ पर पुटअप कर दी और 5 यहाँ पर कैच भी हो गया, राइट। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका कंडीशन लगाओगे, आपका लॉजिक लगाओगे कि आखिरकार फैक्टोरियल मैथमेटिक्स के मुताबिक किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे देखा था सबसे पहले कमेंट के अंदर कि कोई भी वैल्यू हो यूजर के थ्रू अगर आप रिट्राइव करते हो, फिर चाहे वो 1, 0 या फिर 0 से बिलो होती है, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, +1 ही आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी होगी इफ की मदद से कि अगर यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू <= 1 होती है तो फिर हमें आउटपुट क्या लाना है, 1 लाना है। तो मैंने सिंपल बड़ा ही यहाँ पर लिख दिया रिटर्न 1, दैट्स ऑल। अगर यूजर यहाँ पर 1 इंसर्ट करेगा, 0 इंसर्ट करेगा या फिर 0 से बिलो कोई भी माइनस वाली वैल्यू इंटर करेगा तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, राइट। तो हमें आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, आंसर 1 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर रिटर्न कराया है, तो हम सभी को मालूम है जैसे ही हम कोई वैल्यू यहाँ से रिटर्न कराते हैं तो वहाँ पर ऊपर जाती है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है और यहाँ पर वो रिप्लेस हो जाती है, राइट। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिख दूंगा, आगे सी आउट लिख दूंगा। आप चाहो तो इस फैक्ट ऑफ n का आंसर एक नए वेरिएबल के अंदर भी सेव करा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बड़ा ही सिंपल लिखा है, सिंपल सी आउट। ओके, चलिए अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, यानी कि यूजर यहाँ पर 1, 0 या फिर कोई माइनस वैल्यू की बजाय पर कोई नया प्लस पॉजिटिव वैल्यू इंसर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू यूजर ने इंसर्ट करा दी मे बी 3, ठीक है, तो आपने फैक्ट को कॉल करते वक्त यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पास आउट की, 3 पास कर दी। ठीक है, तो जब भी आपने फैक्ट को कॉल किया अंदर आपने एक नंबर को क्या किया, पास किया और यहाँ पर आपने उसको कैच कर लिया नम के अंदर। तो अब नम की वैल्यू यहाँ पर अगेन क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, आपने ऊपर से ही पास किया है। ओके, अब देखिए कंडीशन चेक कीजिए आप, 3 <= 1 है क्या, नहीं है ना, तो ऑब्वियसली इफ वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो अब हम जाएंगे एल्स पार्ट के अंदर, राइट। एल्स पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, देखिए हम सभी को मालूम है फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए जो भी आपका ओरिजिनल नंबर होता है उसको 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा, रिटर्न जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर था नम, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया। और अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, फैक्ट ऑफ नम -1 ये मैंने पूरा रिटर्न करा दिया। ठीक है, मे भी आपने ये वाली लाइन पहले देखी होगी, नहीं देखी होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें आज इस लाइन को पूरा कंप्लीटली समझना है। ठीक है, एग्जैक्टली है क्या। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नम की वैल्यू आपने ऊपर से कितनी पास की, 3 पास की, राइट। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसकी वजह से हम कहाँ पर आ गए, एल्स पार्ट के अंदर आ गए। यहाँ पर आपने रिटर्न कराया है नम। अब चलिए मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने रिटर्न किया नम, यानी कि नम की वैल्यू थी आपके पास 3, राइट। फिर आया इनटू, फिर आया फैक्ट। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया फैक्ट। अब ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या लिखा, नम -1, तो नम की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, राइट। फिर -1 तो है ही, तो यहाँ पर लिख दिया -1। तो इनडायरेक्टली 3 - 1 कितना हुआ, 2 हुआ, राइट। तो अब आपकी ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, वो आप पूरा रिटर्न करा रहे हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस एक्सप्रेशन के अंदर आपने फिर से एक फंक्शन को कॉल किया, फैक्ट को। ठीक है, फैक्ट फंक्शन तो है ही पूरा, फैक्ट फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने अगेन उसको ही कॉल कर दिया, फैक्ट को ही, अपने आप को ही कॉल कर दिया। ठीक है, लेकिन अब नम की वैल्यू आपने नई क्या पास की, 2 पास की, तो फैक्ट को कॉल करेगा, नम की वैल्यू नई क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो अब देखिए नम की वैल्यू 2 आई है, तो अब ये कंडीशन पहले चेक करेगा इफ वाली, क्या नम की वैल्यू <= 1 है, नहीं, नम की वैल्यू तो 2 है, तो अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर से आप आज गए एल्स के अंदर, एल्स के अंदर आते ही फिर से आपको मिला रिटर्न वाला स्टेटमेंट, राइट। अब देखिए दूसरी बार रिटर्न वाला स्टेटमेंट आपको किस तरह से मिलेगा, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
अब रिटर्न कराया आपने नम, तो नम की लेटेस्ट वैल्यू थी 2, तो आपने यहाँ पर पुटअप कर दिया 2 इंटू फैक्ट ऑफ नम माइनस 1, यानी कि आपने लिखा यहाँ पर 2 माइनस 1, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हुआ, 1 ही हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पर भी आपको अगेन फंक्शन कॉल मिल रहा है फैक्ट ऑफ 1, यानी कि अगेन फैक्ट फंक्शन है वो अपने आप को ही यहाँ पर कॉल करेगा, लेकिन इस बार नम की वैल्यू क्या लेकर जाएगा, 1 लेकर जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब देखिए, अब नम की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर पुटअप कीजिए, क्या 1 लेस और इक्वल टू 1 है, हाँ है, हमने बीच में इक्वल टू तो लगाई है, तो अब जाकर हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई, आपने रिटर्न क्या करवाया है, 1 करवाया है, राइट। तो अब देखिए आपको आउटपुट के अंदर रिटर्न मिल गया 1। ओके, तो ये 1 कहाँ पर रिटर्न होगा, जहां पर आपने फैक्ट ऑफ 1 को कॉल किया था ना, वहां पर, राइट। फैक्ट ऑफ 1 को जैसे ही आपने कॉल किया तभी तो जाकर आपको रिटर्न मिला ना 1, तो यहां से रिटर्न हुआ 1, वो कहां पर रिप्लेस हो जाएगा, यहां पर रिप्लेस हो जाएगा 1, ठीक है। ओके, अब देखिए 2 इंटू 1, इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। तो ये कहां पर आएगा, कहां पर रिटर्न होगा, फैक्ट ऑफ 2 जब आपने कॉल किया था तभी तो ये वाला स्टेटमेंट बना था ना, ठीक है। तो अब ये 2 कहां पर चला जाएगा, रिप्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए 3 इंटू 2, राइट, तो 3 इंटू 2 का आंसर आएगा 6, तो अब ये पूरा रिटर्न हो जाएगा जहाँ पर आपने फैक्ट ऑफ n कॉल किया था। तो अब यहाँ पर आ गया 6, तो आपको अब मिल गया सी आउट 6, ठीक है। ये पूरा इनडायरेक्टली हो रहा है। तो इस तरह से आपका काम करता है रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन यानी कि कुछ नहीं है, फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा, उसी को बोला जाता है फंक्शन रिकर्जन, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये फंडा आता है आपका रिकर्जन फंक्शन वाला। अभी एक और बात हम मिस कर रहे हैं, देखिए फंक्शन की बॉडी में से आप कुछ रिटर्न करा रहे हो, ठीक है। रिटर्न इनडायरेक्टली आप क्या करा रहे हो, कोई इंटीजर नंबर ही करा रहे हो, राइट। तो पूरे फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप भी क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। ओके, चलिए ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब फंक्शन की डेफिनेशन आपने कहाँ पर बनाई है, मेन फंक्शन के नीचे बनाई है, राइट। तो रूल के मुताबिक जब भी आप फंक्शन की डेफिनेशन मेन के नीचे बनाते हो तो आपको कंपलसरी सबसे ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करना होता है, ठीक है, कि आगे जाकर मेरा फैक्ट नाम का कोई एक फंक्शन आएगा जो कि एक इंटीजर वाली वैल्यू लेगा, राइट, और उसकी रिटर्न डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। देखिए यही वाला हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो आपने ऊपर क्या कर दिया, फंक्शन को प्रोटोटाइप कर दिया। चलिए अब मैं फाइल को करूंगा सेव और यहां से करूंगा कंपाइल एंड रन। अब आपको आउटपुट के अंदर मिल रहा है एंटर एनी नंबर। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, तो अब देखिए आपका आउटपुट आ गया है 6, ठीक है, कंप्लीट। चलिए अगेन कंपाइल एंड रन। चलिए अब मैं यहाँ पर एंटर एनी नंबर करूंगा 5, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा आपका सक्सेसफुल आउटपुट आ गया 120, ठीक है। तो इस तरह से आपने रिकर्जन की मदद से फैक्टोरियल को फाइंड किया। जैसा कि मैंने पहले बताया, फैक्टोरियल फाइंड करने के 2 तरीके हैं, या तो फॉर लूप की मदद से या फिर रिकर्जन की मदद से, ठीक है। तो मैंने लाइव विथ एग्जांपल आपको फंडा क्लियर करवाया है रिकर्जन का। रिकर्जन यानी कि कुछ नहीं है, फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फंक्शन का नाम ही था फैक्ट, और फैक्ट की बॉडी के अंदर ही आपने उसको रिटर्न करवाया है अगेन फैक्ट, ठीक है। तो वो अपने आप को ही इस तरह से कॉल करता रहेगा। कब तक कॉल करता रहेगा, जब तक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। तो यही सेम फंडा था जो कि आपने मे भी सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा हुआ होगा, राइट। ओके, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, किस तरह से मैन के अंदर यूज किया जाता है, किस तरह से प्रोटोटाइप किया जाता है, और किस तरह से इस फंक्शन की डेफिनेशन बनाई जाती है, ठीक है। चलिए ये तो था हमारा फंक्शन रिकर्जन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इनलाइन कीवर्ड, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इनलाइन कीवर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे फंक्शन को कर दूंगा डिलीट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनलाइन कीवर्ड। ओके, इसको मैं समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डमी फंक्शन जो होता है वो आपको बनाकर दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही मैं बना देता हूँ मेन के ऊपर ग्रीटिंग्स करके। ग्रीटिंग्स का क्या होगा, आपको सिंपल ग्रीटिंग करेगा वेलकम टू C++, ठीक है। इस तरह के आपको सिंपल ग्रीटिंग करी और एंड।
तो ऑब्वियसली इस फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप क्या आएगा, वॉइड आएगा, राइट। अब आपने मेन के अंदर क्या करना है, सिंपल उसको कॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने कॉल किया ग्रीटिंग्स, इस तरह से। चलिए सेव किया प्रोग्राम को, कंपाइल एंड रन। तो अब आपको सिंपल सक्सेसफुल आउटपुट मिल चुका है, वेलकम टू C++। ठीक है, ये कुछ फंडा होता था फंक्शन के अंदर। ध्यान दीजिएगा, जब आप मेन के अंदर कॉल रहे हो उसको क्या बोला जाता है, कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, मेन के अंदर जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो वो कब कॉल होता है, जब वो फंक्शन बना हुआ होता है तभी। ठीक है, तो इस वाली लाइन को हम क्या कहते थे, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन ही नहीं होगी तो आप ऑब्वियसली फंक्शन को कॉल भी नहीं करा सकते, राइट। अब यहाँ तक क्या होता था, जब भी आप फंक्शन को कॉल करते थे तो आपका प्रोग्राम का फ्लो जो होता है ना, वो मेन से बाहर निकल जाता था, राइट। यहाँ से आपका प्रोग्राम का फ्लो डायरेक्टली जंप करता था बाहर ग्लोबल एरिया के अंदर, फंक्शन की डेफिनेशन को फाइंड करता था। यहाँ पर आपने कॉल किया था ग्रीटिंग्स, तो फंक्शन के ऊपर जाएगा और फाइंड करेगा कि इस एरिया के अंदर क्या कोई ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन बना हुआ है या नहीं। वह सबसे पहले टॉप टू बॉटम फाइंड करेगा। अगर उसे वो डेफिनेशन मिल जाती है तो वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर देता था, राइट। इस तरह से तो हमारा फंक्शन वर्कआउट करता है। लेकिन क्या हो अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन कॉल किया जो कि अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कॉल करूँगा रेड, तो रेड नाम का फंक्शन तो अवेलेबल है ही नहीं। तो वो ऊपर से नीचे तक स्कैन करेगा सबसे पहले सभी हमारे कोड को। अगर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, यहाँ पर रेड लाइन एरर दे देगा, राइट। अब सवाल यह है कि मानो हमारे पास 1000 फंक्शंस है। कितने फंक्शंस है, 1000 CDF हमने किसी वजह से बनाए हुए हैं, और उनमें से मुझे कुछ एक को कॉल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग्स को। यहाँ पर मैंने सिंपल डेमो के लिए एक ही फंक्शन बनाया है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि मेन के ऊपर आपके पास टोटल 1000 UDF है। कितने, 1000 UDF, यानी कि बहुत सारे हो गए, राइट। अब मेन का काम क्या है, मेन को एक सर्च करना है ग्रीटिंग्स, तो वो टॉप टू डाउन वो सभी 1000 फंक्शंस को वन बाय वन स्कैन करेगा। क्या उसका नाम ग्रीटिंग्स के इक्वल है, राइट। क्या उसके पास ग्रीटिंग्स नाम की कोई फंक्शन की डेफिनेशन है मेन के ऊपर, तो वो सभी 1000 फंक्शन को वन बाय वन नेम्स के साथ सर्च करेगा। ठीक है, तो वो सर्च करने के बाद ही उसको कॉल कर सकेगा, राइट। सबसे पहले तो फाइंड करेगा ग्रीटिंग्स नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो फिर वो उसको कॉल करेगा, उसकी पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद अगेन प्रोग्राम का फ्लो आपका यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। तो इतनी प्रोसेस होती है किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए। ठीक है, ये मैंने जो प्रोसेस बताई है वो सभी माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो जाती है। इसको परफॉर्म होने के लिए पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगता, राइट। इतना फास्ट होता है हमारा प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि फिलहाल हमारी फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, इसलिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर इन फ्यूचर आपके पास यहाँ पर 1000 फंक्शन है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है, तो अगर आप मेन के अंदर कोई पर्टिकुलर एक फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, उन सभी फंक्शंस को स्कैन करेगा। जिस भी फंक्शन की डेफिनेशन मैच हो गई, ठीक है, उस फंक्शन को वो क्या करेगा, कॉल करेगा। जैसे ही कॉल किया उसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट होने के बाद आप फिर से वापस चले आओगे मेन के अंदर। तो इतनी प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पर तो नो डाउट हमें कुछ भी एग्जीक्यूशन के अंदर टाइम का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास फिलहाल एक ही फंक्शन है। लेकिन अगर आपके पास कई सारे फंक्शन हो तब आपको थोड़ा सा आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर अगेन करूँगा कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो आपका आउटपुट तो आ गया, लेकिन आपको एक चीज़ भी यहाँ पर बता रहा है, देखिए, प्रोसेस एग्जीक्यूट आफ्टर 0.0749 सेकेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोग्राम को रन होने के लिए पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगता। विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स वो क्या कर देता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, क्यों, हमारे पास फिलहाल एक ही फंक्शन है, इसलिए। मे भी आपके पास आगे जाकर कई सारे फंक्शंस हो गए और वो फंक्शन की बॉडी भी कॉम्प्लेक्स होगी। यहाँ पर देखिए हमने जो फंक्शन बनाया ना उसकी बॉडी क्या है, बड़ी ही सिंपल एक ही लाइन तो लिखी है, सी आउट कर ले। ठीक है, कई सारे फंक्शंस का लॉजिक कई सारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, आपको मालूम है। उसके अंदर इफ एल्स हो सकता है, नेस्टेड इफ एल्स हो सकती है, लैडर इफ एल्स हो सकती है। इस तरह से फंक्शंस कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका फंक्शन किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स कोड से बना हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कॉल करने के लिए, राइट।
तो इसलिए अब हमारे पास यूज आता है इनलाइन कीवर्ड का। आपको करना क्या है, जो भी आपका फंक्शन का डेफिनेशन है उसके आगे आपको एक कीवर्ड डाल देना है इनलाइन, इस तरह से पुटअप कर देना है इनलाइन कीवर्ड। ठीक है, जैसे ही किसी फंक्शन को आप इनलाइन कीवर्ड से नोट करोगे, डिनोट करोगे, तो अब क्या होगा, अब जब भी आप मेन के अंदर ग्रीटिंग्स लिखोगे, ठीक है, तो अब आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा, बल्कि आपके फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है ना, वो यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा इस तरह से। यानी कि इनडायरेक्टली फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, फंक्शन की बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर था, जो भी आपका कोड था, वो कॉपी पेस्ट हो जा रहा है डायरेक्टली मेन के अंदर। यानी कि अब आप प्रोग्राम रन करोगे, ठीक है, तो आप कंपलसरी मेन की बॉडी के अंदर ही रहोगे, आप कभी भी फंक्शन की बॉडी से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है, पहले क्या होता था, देखिए, जब आप एक्सप्लिसिटली ग्रीटिंग्स को कॉल कराते थे और यहाँ पर इनलाइन नहीं लिखा था, तब क्या होता था फंक्शन का फ्लो, ग्रीटिंग्स जैसे ही आपने कॉल किया, आप मेन की फंक्शन की बॉडी से बाहर निकल जाते थे और टॉप टू डाउन सर्च करता था आपका कंपाइलर कि क्या मेरे पास ग्रीटिंग्स नाम का कोई फंक्शन है, अगर है तो उसे फाइंड करो, फाइंड करने के बाद उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन वापस आ जाओ मेन के अंदर। इतना प्रोसेस होता था कॉल करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब आप इनलाइन यहाँ पर इस तरह से डिनोट करोगे और आपको मेन के अंदर कुछ नहीं करना है, मेन के अंदर तो आपको इतना ही रखना है, ग्रीटिंग्स को कॉल ही करना है। ठीक है, आपको आभास होगा कि आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन आपका फंक्शन अब कॉल नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, पूरी फंक्शन की बॉडी जो है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जा रही है, यहाँ से निकल कर आपके मेन के अंदर आ रही है इस तरह से, लेकिन इस तरह से आपको दिखने वाला नहीं है। ठीक है, आपको तो सिर्फ क्या दिखेगा कि आपको फंक्शन को कॉल किया है, ग्रीटिंग्स। आपके दिमाग में तो वही चलेगा ट्रेडिशनल मेथड कि जैसे आप फंक्शन को कॉल करोगे, आपका फंक्शन का फ्लो मेन के बाहर जाएगा, फाइंड करेगा और वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अब वो सिनारियो नहीं है। जैसे ही किसी फंक्शन को आप इनलाइन बनाओगे, तो वो फंक्शन की लाइन, वो फंक्शन की बॉडी, वो पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाएगी कहाँ पर, मेन के अंदर, जहाँ पर आपने उसको कॉल किया है वहाँ पर। तो इसका मतलब सपोज आपने अगर 2 बार या फिर कितनी भी बार अगर कॉल करोगे ग्रीटिंग्स को, ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका फ्लो अब कॉल नहीं कर रहा है, बल्कि फंक्शन की बॉडी यहाँ पर 2 बार कॉपी पेस्ट हो जा रही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, पूरा प्रोग्राम का फ्लो का एग्जीक्यूशन टाइम डिक्रीज हो रहा है। अब आपका प्रोग्राम का फ्लो फास्ट चलेगा। ठीक है, सपोज पहले आपका प्रोग्राम विद इन 3 सेकेंड्स रन होता था, अब फंक्शन को इनलाइन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपका पूरा प्रोग्राम 1 सेकेंड के अंदर रन हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको इस तरह का सिनेरियो देखने को मिले कि आपके पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन हो जो कि बड़ा सिंपल है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आपके पास 1000 फंक्शंस थे, इसलिए मेन को क्या करना पड़ रहा है, आपके कंपाइलर को वो ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन टॉप टू डाउन सर्च करना पड़ रहा है। तो इसके अंदर थोड़ा सा सेकेंड्स आपका वेस्ट होगा। तो इसलिए आपने क्या किया, एक फंक्शन को इनलाइन कर दिया। इनलाइन किया, उसका मतलब उस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ पूरा कोड आपके मेन के अंदर आ जाएगा इनडायरेक्टली, आपको दिखने वाला नहीं है। ठीक है, आपको क्या दिखेगा, आपने फंक्शन को 2 टाइम कॉल किया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये कॉल नहीं हो रहा है, ये वाली लाइन आपने 2 बार यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, ये बेनिफिट मिलेगा आपको इनलाइन फंक्शन बनाने से। इनलाइन फंक्शन आप किस तरह से बनाओगे, बड़ा ही सिंपल है। आपका ऑलरेडी फंक्शन जो बना हुआ है उसके आगे आपको पुटअप कर देना है इनलाइन कीवर्ड, तो वो फंक्शन आपका अब इनलाइन हो गया। ठीक है, नाम में से ही आपको मालूम चल जाएगा, इन लाइन यानी कि लाइन के अंदर। जब आपने कॉल किया है ना, बस उसी जगह पर ये वाली लाइन आपने पुटअप कर दी है। ठीक है, तो बस यही चीज हो रही है और कुछ भी नहीं है। तो इसको आप चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इनलाइन फंक्शन को। इनलाइन फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है, सिंपल, आगे आपको पुटअप कर देना है इनलाइन कीवर्ड। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कई सारे फंक्शन है तो उन सभी को इनलाइन नहीं बनाना है। जिस फंक्शन की बॉडी बड़ी ही सिंपल है, इसका कोडिंग बड़ा ही सुलझा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है उतना, ठीक है, और एकदम फास्ट एग्जीक्यूट हो जा रहा है, सिर्फ उसी फंक्शन को आपको बनाना है इनलाइन। ठीक है, हर किसी फंक्शन को आप इनलाइन नहीं बना सकते। सपोज आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसके अंदर 100 लाइन का कोड किया गया है, कितनी लाइन का, 100 लाइन का कोड किया गया है, और अगर उस फंक्शन को आप यहाँ पर मेन के अंदर 3 टाइम कॉल करते हो इस तरह से, और 100 लाइन का जो आपका फंक्शन है ना, वो आपने बना दिया बाय मिस्टेक इनलाइन, तो मेन के अंदर क्या आ गया, 100 लाइन 3 बार रिपीट हो गई ना, यानी कि अब आपकी मेन की बॉडी बढ़ गई, बड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई। ठीक है, अब आपने यहाँ पर 300 लाइन पुटअप कर दी।
ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। कोई भी फंक्शन हो बड़ा ही सिंपल होता है, एकदम छोटा सा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। सिर्फ उसी फंक्शन को आपको बनाना है इनलाइन, क्योंकि इनलाइन का मतलब फंक्शन की पूरी बॉडी रिप्लेस होकर आपने यहाँ पर पुटअप कर दी है, ठीक है, इस लाइन की मदद से। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसका अब स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये था हमारा सिंपल इनलाइन फंक्शन। ओके, अब जितना मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया इनलाइन फंक्शन के बारे में, ठीक है, कि किस फंक्शन को आपको बनाना चाहिए इनलाइन, किस फंक्शन को इनलाइन नहीं बनाना चाहिए, वो सब थियोरेटिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस वेबसाइट पर ले जा रहा हूँ, गिग्स फॉर गिग्स, ठीक है। इन लोगों ने बड़ी आसानी से आपको अंडरस्टैंड कराया हुआ है थियोरेटिकली कि किस तरह से आप इनलाइन फंक्शंस बना सकते हो, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। देखें, इस लाइन को आप गौर से देखिए। रिमेंबर, इनलाइन इज ओनली अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर, ठीक है। इनलाइन बनाने से हम कंपाइलर को क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इनलाइन कोई कमांड नहीं है, ठीक है। कंपाइलर क्या कर सकता है, आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई भी कर सकता है, इग्नोर भी कर सकता है। अगर आप किसी फंक्शन को इनलाइन बना रहे हो तो वह फंक्शन सिंपल फंक्शन की तरह ही बिहेव कर सकता है। किन किन सिनेरियो के अंदर, यहाँ पर आपको 5 अलग अलग टाइप के सिनेरियो दे रखे हैं, देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फंक्शन के अंदर किसी भी तरह की लूप अवेलेबल है और उस फंक्शन को आप इनलाइन बनाते हो, तो कंपाइलर उसको एज अ इनलाइन फंक्शन ट्रीट नहीं करेगा, बल्कि सिंपल फंक्शन की तरह ही ट्रीट करने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही सिंपल फंक्शन होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और उस फंक्शन के अंदर लूप भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उसी फंक्शन को आप इनलाइन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के अंदर अगर स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो भी आप इनलाइन नहीं बना सकते। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है, वो हम फ्यूचर सेशन के अंदर डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद अगर आपका फंक्शन रिकर्सिव है, जैसा कि हमने पहले देखा रिकर्जन फंक्शन, राइट, तो वो रिकर्सिव फंक्शन को भी आप इनलाइन नहीं बना सकते। बना तो सकते हो, लेकिन वो यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कंपाइलर वो इग्नोर कर देगा रिक्वेस्ट, ठीक है, इनलाइन वाली। उसके बाद इफ अ फंक्शन रिटर्न टाइप इज अदर देन वॉइड, ठीक है, अगर आपका फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ठीक है, तो आप उस फंक्शन को इनलाइन यूज नहीं कर सकते। कंपलसरी आपके फंक्शन क्या होना चाहिए, रिटर्न नथिंग, यानी कि वॉइड डेटा टाइप वाला ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर फंक्शन के अंदर आपने स्विच या फिर गो टू स्टेटमेंट का यूज किया है, तो भी वो फंक्शन एज अ इनलाइन फंक्शन ट्रीट नहीं करेगा आपका कंपाइलर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका फंक्शन जो है वो बड़ा ही सिंपल होना चाहिए। अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, इस 5 सिनेरियो में से कोई एक सिनेरियो अवेलेबल होगा आपके फंक्शन के अंदर, तो वो एज अ इनलाइन फंक्शन ट्रीट नहीं करेगा आपका कंपाइलर, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कंपाइलर जो है वो आपका किन किन सिनेरियो के अंदर आपके फंक्शन को इनलाइन ट्रीट नहीं करेगा वो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे इनलाइन फंक्शन बनाने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर एडवांटेज देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, फंक्शन कॉल ओवरहेड डजंट अकर, ठीक है। फंक्शन कॉल ओवरहेड यानी कि आपके कंपाइलर को फंक्शन को ढूंढना जाना पड़ता था, सबसे पहले कॉल करना पड़ता था, कॉल हो जाने के बाद उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करता था, बॉडी एग्जीक्यूट हो जाने के बाद अगेन मेन के अंदर रिटर्न आना पड़ता था, ठीक है। तो उन सभी को बोला जाता है कॉल ओवरहेड। तो वो तो अब यहाँ पर अकर होने ही नहीं वाला, बनने ही नहीं वाला, ठीक है। तो ये सब डिटेल के अंदर इस तरह से आपको दिया गया है। डिसएडवांटेज क्या है वो सब यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आप इस लिंक को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर यूआरएल के अंदर इस लिंक को आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आप डिटेल के अंदर पूरी थियरी पढ़ सकते हो इनलाइन फंक्शंस के बारे में, ओके। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था एक्सप्रेशन, कंट्रोल फ्लो, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन, जिसके अंदर 3 टाइप के एक्सप्रेशन हमने देखे थे। चेन्ड एक्सप्रेशन था, कंपाउंड एक्सप्रेशन था और एम्बेडेड एक्सप्रेशन था, राइट। देन आफ्टर हमने देखा था रेफरेंस वेरिएबल। किसी लेंथी वेरिएबल है अगर किसी वेरिएबल का नाम, तो उसको आप एज अ निकनेम या फिर एलियास नेम भी असाइन कर सकते थे, राइट। तो उसको बोलते थे हम रेफरेंस वेरिएबल। देन आफ्टर टाइप कन्वर्जेशन हमने देखा था, किसी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, राइट। देन आफ्टर हमने देखा था यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन तो कई सारे थे हमारे पास, आप अपना खुद का कस्टम फंक्शन किस तरह से बना सकते हो, तो वो हमने देखा। अलग अलग सिनेरियोस देखे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता था। देन आफ्टर हमने बात की फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की, राइट। अब तक सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते थे, किसी भी फंक्शन को सी लैंग्वेज में मेन बॉडी के नीचे बनाते थे, राइट, या फिर ऊपर बनाते थे।
तो जब भी आपको मेन फंक्शन की बॉडी के नीचे कोई फंक्शन बनाना होता है तो आपको कंपलसरी क्या करना होता, फंक्शन प्रोटोटाइप लगाना पड़ता था। ठीक है, देन आफ्टर इस लेक्चर के अंदर हमने दो चीज़ों की बात की। सबसे पहले हमने देखा रिकर्जन यानी कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ, एंड देन आफ्टर हमने देखा इनलाइन कीवर्ड जो कि फंक्शन के कॉल को, ओवरहेड को एकदम मिटा देता था। राइट, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 अब फिनिश हो चुका है। आपको कंप्लीटली ईच एंड एवरी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ।